Okay, student, let's we start the chemistry class and welcome in जागृति ऑनलाइन क्लासेज। तो अपना जो प्रीवियस जो टॉपिक कंप्लीट हुआ था वो कौन सा था? नेचर ऑफ रिएक्टेंट चल रहा था और उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे। और नेचर का मतलब अपन ने कहा कि सबका नेचर, जैसे क्लास में अपन कहते हैं 20 स्टूडेंट बैठे हैं तो सबका नेचर एक ही है या अलग अलग है? तो अपन कह रहे हैं सबका नेचर अलग अलग है, क्योंकि इसमें भी जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें भी जो नेचर जो है रिएक्टेंट का वो भी अलग अलग है। तो कोई भी रिएक्शंस जो है वो किस पे डिपेंड कर सकती है? नेचर पे। अब नेचर पे कैसे करेगी वो अपन एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ बता रहे हैं कि कैसे कोई भी रिएक्शंस नेचर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ मैंने एक रिएक्शंस लिखी है NO + O2 गिव्स 2NO2 और यहाँ CO + O2 गिव्स CO2। तो यहाँ दोनों रिएक्शंस में जो रिएक्शंस आ रही है, ये जो रिएक्शंस है ये कौन सी रिएक्शंस हो रही है? फास्ट स्पीड से हो रही है। बट नीचे वाली जो रिएक्शंस है वो कौन सी स्पीड से हो रही है? स्लो स्पीड से हो रही है। बताओ क्यों इस पे जो डिपेंडेंसी है स्लो और फास्ट क्यों हो रहा है? हालांकि दोनों में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर भी अपन कह रहे हैं ये रिएक्शन फास्ट हो रही है और वो रिएक्शन स्लो क्यों हो रही है? तो इसको समझाने के लिए अपन देखते हैं यहाँ पे कि भाई NO + O2, अगर NO का ही स्ट्रक्चर बनाए तो N और O के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाए तो C और O के बीच में कौन सा बॉन्ड आता है? ट्रिपल बॉन्ड। अब अपन अगर सोचें, मान लो एक बॉन्ड जो है ये 2 अंगुली से बंधा हुआ है, तो इसको तोड़ना इजी है या 3 अंगुली से जो ये बॉन्ड बना हुआ है इसको तोड़ना इजी है? तो अपन कहते हैं 2 वाला इजीली टूट जाएगा लेकिन 3 वाला थोड़ा मुश्किल से टूटेगा। तो यहाँ कोई भी केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए पुराना बॉन्ड टूटना ज़रूरी है। जब पुराना ही नहीं टूटेगा तो नया कैसे बनेगा? तो अपन यहाँ N और O का जो बॉन्ड तोड़ना चाहते हैं, यहाँ इसमें स्ट्रक्चर पे ध्यान दो। अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करना इजी है या ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना इजी है? तो अपन कहेंगे डबल बॉन्ड को ब्रेक करना इजी है, तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। जो बॉन्ड ब्रेक होगा वही तो नया बॉन्ड बनाएगा। तो NO का जो रिएक्शंस है वो फास्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शंस है इसमें N और O का जो बॉन्ड है वो ब्रेक इजीली हो जाता है और इसमें नया प्रोडक्ट जो है वो क्या बन जाता है? NO2 बन जाता है। यही रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर देखते हैं, बॉन्ड ही नहीं ब्रेक हो रहा है। अब बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो नया कैसे बनेगा? तो पुराना बॉन्ड अगर टूट ही नहीं रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है, तो यहाँ CO2 के जो बनने की स्पीड होगी वो बहुत स्लो होगी, लेकिन NO2 के बनने की जो स्पीड होगी वो बहुत फास्ट होगी, क्योंकि इसमें ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकेज इजीली हो जाता है। तो यहाँ अपन इसके अंदर लैंग्वेज जब लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे लैंग्वेज के अंदर? यहाँ लैंग्वेज लिखते हैं इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन old bond is break and new bond is prepare. New bond is prepare. New bond is prepare. So rate of reaction, rate of chemical reaction is depend on nature of reactant. तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, इफ अ मॉलिक्यूल break old bond, then rate of reaction is high, is increases या क्या लिख सकते हैं? हायर देन अदर रिएक्टेंट। तो ये इसकी लैंग्वेज है, अपन को ध्यान रखना है। इसको वापस पढ़ लेते हैं। इन केमिकल रिएक्शंस ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड इज प्रिपेयर्ड
and so the rate of reaction is depend on the nature of reactant. If a molecule break all bond, then the rate of reaction is higher than other reactant. जिसका पुराना बॉन्ड या ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा वो जल्दी रिएक्ट करेगा अदर मॉलिक्यूल से या अदर रिएक्टेंट से. तो यहाँ जो अपन ने जो थर्ड टॉपिक कंप्लीट किया है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, अपन ने जो 3 फैक्टर्स है वो यहाँ तक अभी तक कंप्लीट किए हैं. फर्स्ट फैक्टर्स का नाम था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस, सेकेंड फैक्टर्स का नाम था इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, और थर्ड फैक्टर का नाम आ गया अपना नेचर ऑफ रिएक्टेंट. तो ये तीनों फैक्टर्स जो है वो इम्पोर्टेंट है. इसके अलावा 3 फैक्टर्स और बचे हुए हैं अपने पास. सरफेस एरिया बचा हुआ है, टेम्परेचर का बचा हुआ है, और एक एक्सपोजर ऑफ लाइट. इनके जो है इसके बारे में इस क्लास में अपन कंप्लीट करते हैं ये टॉपिक को. तो अगले फैक्टर्स की तरफ आते हैं. नेक्स्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, फोर्थ फैक्टर. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. देखो कैसे कोई भी रिएक्शंस टेम्परेचर पे इफ़ेक्ट करेगी उसको समझने के लिए यहाँ देखते हैं अपन कोई भी एक रिएक्शंस में. रिएक्शंस जनरली 2 टाइप की होती है. 2 टाइप की कैसे? अब रिएक्शंस के 2 पार्ट किए मैंने. क्यों किए हैं? क्योंकि अपन ने देखा है रिएक्शंस या तो जनरली एक्सोथर्मिक होती है या क्या होती है, एंडोथर्मिक. अब ये एक्सो और एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक जिस रिएक्शंस में हीट को एक्सपोज कर सकते हैं, हीट को इवॉल्व करते हैं, इसका मतलब इसमें हीट रिलीज होती है. और एंडोथर्मिक जिसमें हीट का इन्वॉल्वमेंट होता है. जैसे मेरे आप बॉडी जो है अगर हीट को रिलीज़ करेंगे, या मैं अगर मान लो एसी में बैठा हूँ तो मेरी बॉडी में से क्या रिलीज होगा? हीट. और हीट अगर रिलीज होता है कोई भी बॉडी में से या कोई रिएक्शंस में, तो वो रिएक्शंस कौन सी होती है? एक्सोथर्मिक. यही अगर मैं अगर कहीं गर्मी में चला जाऊँ या गर्म एरिया में चला गया, तो गर्म एरिया क्या करेगा? मेरी बॉडी बाहर से हीट को एब्जॉर्ब करेगी. वो रिएक्शंस कौन सी होती है? एंडोथर्मिक. तो रिएक्शंस के टाइप्स कितने बताए मैंने? 2 टाइप्स की रिएक्शंस है. और यहाँ डेल्टा एच एक्सोथर्मिक में आगे भी बता रखा है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आती है, और यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव आएगी. चाहे कैसी भी रिएक्शंस हो, आप उस रिएक्शंस में, ये रिएक्शंस है A+B और C+D, आप उस रिएक्शंस में अगर हीट दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शंस जनरली इंक्रीज होती है. कैसे इंक्रीज होगी? देखो आपने अगर मान लो किसी रिएक्शंस में हीट प्रोवाइड की या हीट दी, अब हीट देंगे तो क्या होगा? ए और बी जो है ये रिएक्टेंट है. इस रिएक्शंस में ए और बी को क्या माना है? रिएक्टेंट. और सी और डी को क्या माना है? प्रोडक्ट. तब ए और बी जो है ये मॉलिक्यूल्स है, ए का और बी का, इन दोनों में आपस में क्या होने लग जाएगा? कॉलिजन्स. और आपस में जैसे ही ये कॉलिजन्स ज़्यादा करेंगे तो प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. क्यों चांसेस ज़्यादा रह रहे हैं? क्योंकि अगर आप किसी रिएक्शंस को हीट देते हो या कोई भी एक रिएक्टेंट को हीट देते हो, तो हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी. किस पे डिपेंड करता है? काइनेटिक एनर्जी. अगर आपने काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी, या एक रूम है और रूम के अंदर जो पार्टिकल्स है, अगर रूम के अंदर आपने हीट ज़्यादा कर दी तो वो जो पार्टिकल्स है आपस में कोलाइड ज़्यादा करेंगे. और कोलाइड अगर ज़्यादा होता है तो अपन को मालूम है उनमें कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. तो कुल मिला के अपन इस टॉपिक के अंदर यही समझाना चाहते हैं कि जो कोई भी रिएक्शंस है उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा? इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, then rate of reaction also increases, only increases by 10 degrees Celsius, only increases by 10 degrees Celsius, then rate of reaction is increases by 2 to 3 times. rate of reaction कितना टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा? 2 to 3 टाइम्स. जब आप ओनली कितना टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं? ओनली 10 डिग्री, और 10 डिग्री से 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है. तो यहाँ टेम्परेचर का एक मेजर फैक्टर्स है टेम्परेचर. कहीं पे भी आपको ये घर पे भी एक एग्जांपल करके देख सकते हैं. कैसे करके देखेंगे?
अपन ने एक कंटेनर ले लिया ये वाला, और इस कंटेनर के अंदर क्या भर दिया है, वाटर। अब वाटर जो है यहाँ अपन कहते हैं इसका टेम्परेचर अपन रखते हैं 27 डिग्री। और दूसरा एक और कंटेनर ले लिया, और इस कंटेनर के अंदर भी वाटर भरा हुआ है, लेकिन इसका टेम्परेचर कितना रखा है, 37 डिग्री। तो दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। लेकिन अब मैं अगर दोनों के अंदर इसमें 1 स्पून शुगर डाल दिया मैंने, शुगर, और इसमें भी 1 स्पून शुगर डाल दिया। शुगर डालने से बताओ क्या होगा, किस में जल्दी घुलेगा ये शुगर? तो अपन कहते हैं 37 वाले में जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन 27 वाले में कम डिज़ोल्व होगा। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, और जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, फास्ट होगी। चाहे कैसी भी रिएक्शंस हो, एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो इसकी लैंग्वेज को अपन रिटर्न में राइट डाउन कर देते हैं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन because the kinetic energy of reactant is directly proportional to the temperature. If we increase only 10 degrees Celsius, only 10 degrees Celsius of reaction, then rate of reaction increases by by 2 to 3 times। तो ये इसका आपको लैंग्वेज जो है बोर्ड में लिखना पड़ता है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी of reactant is directly proportional to the temperature. If we increase the only 10 degree of reactions, then rate of reaction increases by 2 to 3 times. तो only 10 डिग्री बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन 2 to 3 टाइम्स बढ़ गया। तो कुल मिला के कोई भी एक केमिकल रिएक्शंस पे किसका इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का। और वो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी बढ़ेगी या घटेगी। तो ये अपना 4th फैक्टर था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का। अब जो है अपन नया टॉपिक ले लेते हैं, इसमें 5th फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। 5th फैक्टर्स, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। अब सरफेस एरिया पे कोई भी रिएक्शंस कैसे डिपेंड करती है। मान लो एक अपन ने कोई रिएक्शंस ले ली है, रिएक्शंस कौन सी ली है, मान लो अपन ले लेते हैं कागज़ या एक लकड़ी। ये वुड है, और वुड जो है ये एक पूरा पैक्ड बंडल है। अब यहाँ मैंने क्या किया, इसको बर्न करना स्टार्ट किया। जैसे ही मैं बर्न करूँगा तो धीरे धीरे ये बर्न हो जाएगी, और बर्न होने के बाद में ये कौन सी गैस CO2 बना देगी। लेकिन यहाँ बर्न करने से पहले अपन को ये ध्यान देना है कि ये जो रिएक्शन है ये सरफेस एरिया पे कैसे डिपेंड करती है।
भाई सरफेस एरिया अगर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा या क्या इफ़ेक्ट होगा इसके अंदर। तो इसमें देखते हैं, यही जो लकड़ी का पीस है उसको मैंने छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर दिया। छोटे छोटे पीस का मतलब ये इतने इतने पीस, एरिया चेंज हो जाएगा लेकिन क्वांटिटी उतनी की उतनी है। मान लो ये 100 ग्राम लकड़ी का डंडा था, उसके टुकड़े करके मैंने 100 ग्राम तो कर दिए लेकिन उनका एरिया जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। अब अगर मैं इसको भी जलाऊं, इसको भी बर्न करूं, तो दोनों में से जो जल्दी बर्न होगा वो कौन सा वाला चीज़ होगा। अपन कहते हैं जो पीसेज ऑफ वुड है वो इजीली बर्न हो जाएंगे लेकिन अ बंडल ऑफ वुड इज स्लोली बर्न। वाई, रीज़न क्या है इसका, क्योंकि इसका एरिया अभी कम है। जिसका एरिया कम है उसकी रिएक्शन स्लो होगी और जिसका एरिया सरफेस एरिया ज़्यादा है उसकी रिएक्शंस क्या होगी, फास्ट होगी। तो अपन ने देखा यहाँ पर जो लकड़ी के पीस या बुरादा कर देते हैं, लकड़ी का पीस करने के बाद में उसको बर्न करना इजी होता है लेकिन जो बंडल होता है बंडल को बर्न करना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। तो यहाँ जो रिएक्शंस है वो किस पे डिपेंड करती है, ऑन द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। अब सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे ये रिएक्शंस बढ़ चेंज होती है, देखो इधर अपन कहते हैं, इसकी लैंग्वेज को लिख लेते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन डिपेंड ऑन सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। surface area of reactant, if we increase the surface area rate of reaction increases। तो यहाँ एक सीधी सी लैंग्वेज याद रखनी है अपन को, कोई भी जो केमिकल रिएक्शंस है वो किस पे डिपेंड करेगी, सरफेस एरिया। अगर एरिया आपने ज़्यादा कर दिया तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और एरिया अगर आपने कम कर दिया तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो फैक्टर्स था अपना सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पे कोई भी रिएक्शंस की रेट ऑफ रिएक्शंस क्या करेगी, डिपेंड करेगी। ये इसकी लैंग्वेज है और ये इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में अपन ने क्या लिखा, अ बंडल ऑफ वुड इज बर्न स्लोली विथ ऑक्सीजन बट अ पीस ऑफ वुड इज बर्न ईजीली विथ ऑक्सीजन। जो पीस ऑफ वुड है या कट ऑफ वुड जो होता है उसकी बर्निंग ईजीली होती है लेकिन बंडल ऑफ वुड का जो बर्निंग होता है वो क्या होता है, स्लो होता है। तो यहाँ अपन ने इस फैक्टर्स को समझा दिया। अब इसका लास्ट फैक्टर्स एक और आता है, लास्ट फैक्टर्स जो है वो कौन सा आएगा इसमें, एक्सपोजर ऑफ लाइट। एक्सपोजर ऑफ लाइट। अब लाइट के ऊपर कोई भी केमिकल रिएक्शंस कैसे डिपेंड करेगी वो अपन यहाँ समझाएंगे, एक्सपोजर ऑफ लाइट पे कैसे डिपेंड करती है। अपन ने काफ़ी रिएक्शंस यहाँ पे देखी है, फ्यू रिएक्शंस आर डिपेंड ऑन द लाइट ऑफ लाइट। अब जैसे अपन ने एक एग्जांपल अभी बताया था H2 + Cl2, और H2 + Cl2 से ये UV की प्रेजेंस में और क्या बनता है, 2HCl, और 2HCl अगर सनलाइट है तो इसमें HCl बनेगा। अगर यही जो रिएक्शंस है अगर अपन डार्कनेस में रखते हैं H2 + Cl2 और किस में किया है, डार्क में, HCl बन तो सकता है लेकिन ये जो रिएक्शंस होगी वो कौन सी होगी, स्लो रिएक्शंस, और ये रिएक्शंस क्या होगी, फास्ट रिएक्शंस। तो दोनों की रिएक्शंस में डिपेंडेंसी किसकी है, लाइट की। तो यहाँ अगर लाइट का प्रेजेंस होगा तो अपन कहते हैं वो रिएक्शंस फास्ट होगी, और लाइट की एब्सेंस होगी तो वो रिएक्शंस क्या होगी, स्लो होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन जनरली किस पे डिपेंड कर सकता है, हर एक पे ये फैक्टर्स अप्लाई नहीं कर सकते।
जो रिएक्शन सिर्फ सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रेज पे या दूसरी यूवी रेडिएशंस पे अगर डिपेंड करती है, उन्हीं रिएक्शंस के लिए फैक्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। हर एक रिएक्शन के लिए ये फैक्टर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ इसकी लैंग्वेज को अपन लिख देते हैं एक्सपोजर ऑफ लाइट की फ्यू रिएक्शंस, हर एक को नहीं बोलते हैं अपन, फ्यू रिएक्शन आर डिपेंड ऑन sunlight or UV rays. So for this reaction rate of chemical reaction depend on sunlight और यूवी रेज। तो ये जो फैक्टर्स है इसकी लैंग्वेज को हर एक रिएक्शंस के लिए नहीं अप्लाई करते हैं अपन। कुछ रिएक्शंस जो है वो लाइट की प्रेजेंस में होती है, उन रिएक्शंस के लिए अपन बोल सकते हैं द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द सनलाइट एंड दैट रिएक्शंस जो है रेट ऑफ रिएक्शंस इसमें तो फास्ट है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है स्लो, क्योंकि रिएक्शंस किस पे डिपेंड कर रही है, सनलाइट के ऊपर। तो सनलाइट अगर आएगा तो वो रिएक्शंस जल्दी कंप्लीट होगा, और सनलाइट अगर नहीं है तो वो रिएक्शंस बहुत स्लो हो जाएगा। ये इसका हो गया पॉइंट अपना 6 फैक्टर्स। तो अपन 5 और 6 फैक्टर्स जो है उसको अपन वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपके जो पूरा ये टॉपिक है इससे रिलेटेड वो समझ में आ जाए। ये जो 6 अपन ने लैंग्वेज लिखवाई है उसके बारे में सारा अपन क्लियर कर लेते हैं। तो फैक्टर्स के नाम वापस यहाँ बोल रहा हूँ। फर्स्ट फैक्टर्स का नाम क्या था? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। और सेकंड फैक्टर का नाम क्या था? टेम्परेचर लिख देते हैं, हालांकि ये बाद में कराया था, फिर भी लिख देते हैं टेम्परेचर। थर्ड जो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। और फोर्थ कौन सा फैक्टर था? इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। और फिफ्थ कौन सा था यहाँ पे? एक्सपोजर ऑफ लाइट या सरफेस एरिया लिख देते हैं, सरफेस एरिया। और सिक्स जो था एक्सपोजर ऑफ लाइट। ये जो 6 फैक्टर्स है, 6 के 6 यहाँ पर अलग अलग रोल इम्पोर्टेंट करते हैं, इम्पोर्टेंट रोल में आते हैं। और कंसंट्रेशन का मैंने बताया था कि रेट जो है वो किस पे डिपेंड करती है। वापस एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज कर रहे हैं। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर क्या ले लिया? कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शंस का। क्यों है? अगर अपन कोई भी केमिकल रिएक्शंस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो आपस में कॉलिजन्स जो है वो इंक्रीज होंगे, और कॉलिजन ज़्यादा होते हैं तो उनमें प्रोडक्ट बनने का चांसेस भी क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। अब थर्ड जो फैक्टर था वो कौन सा था? नेचर। अब नेचर के बारे में भी अपन ने बताया, सबका नेचर अलग अलग होता है। एक रिएक्टेंट, एक कमरे के अंदर हज़ारों मॉलिक्यूल्स है, लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स का नेचर अलग अलग है। हालांकि एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स का नेचर सेम होता है। जैसे मैंने कहा एक गैस जो है वो CO2 है। अब CO2 चाहे कैसी भी है, इन सब का नेचर सेम है, चाहे कहीं पे भी है तो इनका नेचर सेम है। लेकिन CO2 का कंपेयर करते हैं O2 के साथ, तो अपन कहते हैं O2 का और CO2 का नेचर क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ अपन ने एक रिएक्शंस का एग्जांपल दिया था NO + O2, और क्या बना था? NO2। और दूसरा इसमें क्या दिया था? CO + O2, और क्या बना था? CO2।
दोनों रिएक्शंस में रिएक्टेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। NO की रिएक्शन फास्ट होगी और CO की रिएक्शंस क्या होगी, स्लो होगी। तो ये थर्ड फैक्टर था अपना नेचर ऑफ रिएक्टेंट। कैटलिस्ट फैक्टर्स जो है मैंने समझा है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शंस को चेंज कर देता है लेकिन खुद के कंपोजिशन में क्या रहता है, अनचेंज रखता है। ऐसे सब्सटेंस को अपन क्या बोलते हैं, जैसे कोई भी एक रिएक्शंस में N2 + 3H2 और क्या बनता है 2NH3। अब इस रिएक्शंस में यहाँ एक आयरन लिया और आयरन क्या किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा इस रिएक्शंस के लिए। तो पर्टिकुलर एक रिएक्शंस के लिए एक कैटलिस्ट क्या होता है, फिक्स होता है, जो जनरली रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो डिक्रीज भी करते हैं, उनको नेगेटिव कैटलिस्ट या पॉइजन भी बोल सकते हैं। यहाँ अगला जो टॉपिक आ रहा है सरफेस एरिया। यहाँ मैंने एग्जांपल दिया था वुड का, लकड़ी का। एक बंडल ऑफ लकड़ी को ऊपर अगर बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो स्लोली बर्न होगा एंड द पीस ऑफ वुड इज बर्न विथ ईजीली विथ ऑक्सीजन। तो पीस ऑफ वुड को अपन ईजीली बर्न कर सकते हैं ऑक्सीजन के साथ। और लास्ट जो था वो एक्सपोजर ऑफ लाइट। ये हर एक रिएक्शंस के लिए फैक्टर्स नहीं है, उन्हीं रिएक्शंस के लिए फैक्टर्स है जो लाइट की प्रेजेंस में होती है, और लाइट की एब्सेंस में करेंगे तो वो रिएक्शंस नहीं होगी या स्लो होगी। लाइट की प्रेजेंस लगाएंगे तो वो रिएक्शंस क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। अब इससे रिलेटेड अपन कुछ एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये जो फैक्टर्स है ये सारा कंप्लीट हो गया अपना। अब अपन जो है ना एक दो क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल्स जो है वो ऑर्डर के बेस पे कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास रेट लॉ एक्सप्रेशन दे रखा है, रेट दे रखी है, रेट = K A की पावर 3/2 और B की पावर -1। अब बताओ इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होगा। क्वेश्चन ये पूछते हैं, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो यहाँ जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, अपन कहते हैं जो ऑर्डर होता है वो क्या लिखा था, x + y = n, और इसको n को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो x की वैल्यू क्या हो गई 3/2 + -1 इक्वल टू कितना आया। तो अपन सॉल्व करेंगे 3/2 - 1 = 1/2। ये 1/2 जो आया है ये इसका क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस अपन को मालूम चल गया, इस केमिकल रिएक्शंस के अंदर ऑर्डर कितना हो गया 1/2। तो जो रिएक्शंस है इसमें अलग अलग आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। एक रिएक्शंस ऐसे दे रहे हैं जैसे रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू K, और यहाँ अपन ने लिखा है CHCl3 की कंसंट्रेशन की पावर 1 और Cl2 की कंसंट्रेशन की पावर हाफ। अब आपको इस रिएक्शंस के अंदर क्या पूछ लिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो आप जब करोगे इसमें ऑर्डर कैसे निकालेंगे, 1 + हाफ इक्वल टू कितना आ गया 3/2। ये इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हो गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस इट इज़ अ सम ऑफ द पावर ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज नॉन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन में अपन कुछ और चेंजेस करते हैं और अलग टाइप का एक क्वेश्चन बनाते हैं ताकि आपके ये जो टॉपिक है पूरा क्लियर हो जाए और इससे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स आए वो अपन सॉल्व कर लें। तो ये एक नया क्वेश्चन अपन बता रहे हैं यहाँ पे। यहाँ दे रखा है x इज कन्वर्टेड इनटू y और यहाँ रेट इक्वल टू लिखा हुआ है कि x की पावर 2। अब फिर पूछ लिया इस रिएक्शन में अगर x की कंसंट्रेशन को डबल कर दें तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स हो जाएगा। क्या पूछा है, इफ़ वी डबल द concentration of x then what changes in rate of reactions। what changes in rate of reactions। तो यहाँ अगर अपन x को डबल कर दें तो देखो चेंजेस क्या आएगा, रेट इक्वल टू K 2x की पावर 2। तो जब सॉल्व करेंगे 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 को बाहर लेके आ जाएंगे K और x की पावर 2।
ये जो पहले वाला है ये इनिशियल है, और ये इनिशियल का अगर इसके साथ कंपेयर करें, ये कौन सा है, फाइनल वाला है। तो फाइनल अपॉन इनिशियल करें तो ये कितना टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो जब कंसंट्रेशन डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे, तो अलग अलग आंसर आएगा। एक रिएक्शंस ऐसा है जिसमें ये लिखा हुआ है रेट इक्वल टू के ए की पावर, तो इसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ, आंसर 4 टाइम्स ए की पावर 2 और बी की पावर 1। और इसने आपको बोल दिया कि ए की कंसंट्रेशन को क्या कर दो, डबल। ए की कंसंट्रेशन को डबल, ए एंड बी दोनों की कंसंट्रेशन को कंसंट्रेशन डबल। देन व्हाट इज द चेंजेज इन रेट ऑफ रिएक्शन, देन चेंजेज क्या आएगा। तो अपन कहते हैं ए को अगर डबल करेंगे, तो ए को डबल करेंगे तो इस फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, रेट इक्वल टू के 2a की पावर 2 और 2b, यही लिखेंगे। अब यहाँ 2a की पावर 2 को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, के 4 को चलो बाहर ले लेता हूँ मैं, फोर ए की पावर 2 और बी 2b। अब ये 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 के ए की पावर 2 और बी की पावर 1। अब ये के ए की पावर 2 ये तो इनिशियल वाला है। अब इनिशियल से ये कितना टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स। तो यहाँ अपन कहेंगे अगर ए और बी की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ इससे रिलेटेड अपना जो टॉपिक है ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी, ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो नया टॉपिक अपन कल से स्टार्ट करते हैं तो ये फिनिश हो जाता है अपना टॉपिक, कल स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।